अब एनटीए द्वारा जो पेपर दिया गया था 2024 में, उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट ही चेंज था। देखो कविता को तो उन्होंने बहुत ही कम क्वेश्चन लिए थे, यहाँ तो कहेंगे कि नहीं के बराबर ही क्वेश्चन लिए थे, और स्टेटमेंट और असर्शन वाले क्वेश्चन भी नहीं थे, और कहानी या उपन्यास में से बहुत ही कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन के कहीं न कहीं से ले लिए गए थे। तो अब आपको क्या करना है कि इन 5 यूनिट को तो अच्छे से पढ़ना ही है, और हमको ये भी ध्यान करना है कि हमको कौन सी यूनिट्स को कम पढ़ना है और कौन सी यूनिट्स को ज़्यादा डीप में पढ़ना है। और पिछली बार ये भी देखा गया था अभी 2024 में कि लेखकों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए थे, जैसे शांति प्रिय द्विवेदी की बुक्स, और कुछ अलग ही जो राइटर हैं उनके बारे में भी पूछ लिया था। मतलब कह सकते हैं कि मतलब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के ले रहे हैं। पर आपको क्या करना है कि आपको डीप में तो एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब फुल तो पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। पर आपकी ये कोशिश होनी चाहिए इसमें कि जब हम पढ़ रहे हैं, जैसे आज हमने पढ़ा है, तो इसको ही हमको एक लर्न करके चलना है, मतलब कि याद रखना है कि इस कविता क्या में कौन कौन सी पंक्तियों को लिया गया है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है लेखक। तो हमने इसको वैसे ही प्रेजेंट करने की पूरी पूरी कोशिश की है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सानिया आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं आगे। अब जो कविता क्या है वो चिंतामणि भाग 1 में जो 10 निबंध है वो भावों और मनोविकार से संबंधित हैं, और जो 7 निबंध है वो व्यवहारिक विवेचन से संबंधित है। तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो 10 निबंध हैं कि वो कौन कौन से ऐसे 10 निबंध है वो मनोविकार से संबंध है, और जो 7 निबंध है वो व्यवहारिक विवेचन से संबंधित है। तो आपको ये वाला पहले पहले ही 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। तो पहले पहले जो 10 निबंध है वो मनोविकार से जो संबंध है, भावों और मनोविकार, तो वो कौन कौन से हैं? तो भाव या मनोविकार है, उत्साह है, और श्रद्धा भक्ति है, करुणा है, और लज्जा और गलानी है, लोभ और प्रीति है, घृणा, इच्छा, भय और क्रोध। जैसे कि हमने समझा कि भाव और मनोविकार, तो ये सारे भाव ही है ना हमारे, घृणा घृणा होना, ईर्ष्या होना, भय होना, क्रोध होना, लोभ होना, लज्जा होना। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि ये वाले जो हैं ये सब किस में जाएंगे? भाव और मनोविकार में आएंगे। और जो आगे के 7 हैं ये वाले, ये जो है ये कहाँ के हैं? तो ये है व्यवहारिक विवेचन से। जो बाद वाले आते हैं वो व्यवहारिक विवेचन से। जैसे कविता क्या है? ये व्यवहारिक विवेचन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंडल की साधन व्यवस्था, साधारणीकरण, रसात्मक बोध के विभिन्न स्वरूप। तो कौन कौन से व्यवहारिक विवेचन से संबंधित है? कविता क्या है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंडल की साधन व्यवस्था, साधना व्यवस्था है इसमें, और साधारणीकरण, रसात्मक बोध के विविध रूप स्वरूप। ठीक है ना? ये जो बाद वाले 7 हैं, तो आपको ये याद होने चाहिए कि जो व्यवहारिक विवेचन से है वो कौन कौन से निबंध हैं। अब आगे आगे ये देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं। ये विस लिख दिया है मैंने, सॉरी। तो जिस तरह गद्य को कवियों की कसौटी माना गया है, आचार्य शुक्ल निबंध को गद्यकारों की कसौटी मानते हैं। मतलब जो गद्य है, गद्य को कहा क्या कहा गया है? कि कविता की कसौटी कहा गया है। कि कविता की अगर हम कसौटी करना चाहें, कविता को एनालाइज करना चाहें कि ये किस हद तक सही है, तो उसको क्या मानेंगे हम? गद्य को माना गया है। और आचार्य शुक्ल निबंध को क्या मानते हैं? गद्यकारों की कसौटी मानते हैं। कि गद्यकार से भी जो ऊपर आ जाता है, मतलब गद्य जो बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करता है, वही एक अच्छा निबंधकार हो सकता है। ठीक है ना? अब आगे देखते हैं कि लेखक ने स्वयं लिखा है कि इसमें मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि। मतलब जो इसमें या क्या बोल रहे हैं कि जो मैंने इसमें लिखा है, इसमें मेरी अंतर यात्रा में मेरे अंतर के जो फीलिंग्स हैं उसमें कुछ निकलने वाले कुछ प्रदेश हैं, और यात्रा के लिए जो निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को साथ लेकर। मतलब हम कभी यात्रा पे निकलते हैं तो अपने बुद्धि को तो साथ में लेके चलते ही हैं, पर साथ में वो अपने हृदय को भी साथ में लेके चले हैं कि वो पूरी तरह से प्रेजेंट है, वो पूरी तरह से क्या है कि पूरी तरह से तैयार हैं कि मैं इस यात्रा पर निकला हूँ
और उस यात्रा पे मैं क्या क्या करने जाऊंगा, वो सारे के सारे प्रदेश उन्होंने इस निबंध में प्रदर्शित करने की पूरी सफल एक प्रयास किया है उन्होंने। अपना रास्ता निकालती हुई वहाँ की कई मार्मिक या भावाकर्षक स्थलों पर पहुँचती है। वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता है और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर उनका हृदय कुछ रम गया है, मतलब उन्हें अच्छा लग रहा था और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वो कुछ कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं हम देख रहे हैं इसमें। तो कविता क्या है हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ता हुआ अंत तक चला जाता है। ये बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने कि जब एक मनुष्य क्या करता है, अपने भावों को, अपने विचारों को लेकर किसी व्यक्ति से मिलता है, लड़ता है या उससे निभाता हुआ अंत तक चलता है, और इसी को जीना कहते हैं। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है, उसका नाम ही जगत है। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योगाक्षेम, हानि, लाभ, सुख दुख आदि से संबंध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। ठीक है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी हम अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जब हम अपनी पृथक सत्ता को छोड़ देते हैं, मतलब कि जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने आप को यहाँ पर समझते हैं कि हम यहाँ पर भावना में नहीं लिप्त होते हैं और उनके साथ क्या करते हैं कि योगाश्रम, हानि, लाभ, सुख दुख आदि से संबंध करके देखते रहते हैं। मतलब तो इन रूपों और व्यापारों के सामने हमारी एक पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर हम अपने आप को बिल्कुल भूलकर, जब हम एक अपने आप को भूल जाएंगे तो एक अनुभूति मात्र रह जाएगी, मतलब सिर्फ वहाँ पे फीलिंग आ जाती है। आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब हम घर में रहते हैं, जब हमने अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं, तो उनसे हमारा कैसे अटैचमेंट रहता है, और हम जब बाहर जाते हैं तो हम उस समय कैसे होते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन अगर किसी के साथ बिजनेस करता है तो वो अपने मेंटल लेवल से करेगा, वहाँ पर उसकी फीलिंग्स ऐड नहीं होगी। जहाँ पर फीलिंग्स आ जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर फिर हम पूरी तरह से बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, हम पूरी तरह से व्यापारी नहीं बन पाते। तो ये बता रहे हैं कि जब हमारी सारी की सारी प्रक्रियाएं ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पर सिर्फ अनुभूति मात्र रह जाती है, तब तक मुक्त हृदय हो जाता है। और जहाँ पर अनुभूति आ गई, जहाँ पे फीलिंग्स आ गई, वहाँ पर क्या हो जाएगा, मुक्त हृदय हो जाएगा। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि जिस प्रकार ये जैसे बोल रहे हैं ना, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ये बार बार पूछा गया है और ये आगे भी पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी से जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तो वो क्वेश्चन पूछ कर सकता है कि कविता किसे कहते हैं, उसमें ये डेफिनेशन दे सकता है। उसमें आत्मा की मुक्तावस्था की जगह वह हृदय की मुक्तावस्था को ज्ञान दशा कह देगा, या आत्मा की मुक्तावस्था को वो क्या कह देगा, रस दशा कह देगा। तो ये आपको याद करना है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ठीक है, इसी को हम कविता कहते हैं। इस साधना को हम भावयोग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे लेखक क्या कह रहे हैं कि कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल के ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाता है। मतलब जो कविता है वो मनुष्य को स्वार्थ संबंधों से मुक्त करके ही एक कविता बन सकती है, लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाता है और यहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार
और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। अब ये जैसे भी आप सुन रहे हैं, आप मतलब जैसे आप कोई क्लास देखते हैं, तो उसको डायरेक्टली मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं देखना है कि हमें बस देखकर उसको छोड़ देना है। उसमें आपको कुछ समझना है उससे, कि इसको आपको ग्रहण करना है, मतलब हम कितना इससे सीख पा रहे हैं, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। नहीं तो एग्ज़ाम बहुत टफ लेवल पे होता है, 2-2 मार्क्स से बच्चे रह जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे करना ही नहीं है, हमको बिल्कुल समझ के चलना है। और आगे भी हमारी जो क्लासेस दी हुई हैं, बहुत सारी क्लासेस हमने इसमें बनाई हैं, कि कुछ ऐसे निबंध हैं जो हमने यहाँ पर कविताएं, निबंध और यूनिट 10 की क्लासेस यहाँ पर दी हुई। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप उसे देखिए, उसमें भी आपको समझ में आएगा कि ये हम कैसे कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की, ठीक है ना। यहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार, शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता ही नहीं रहता। अब जो भी व्यक्ति कविता करेगा वो उसमें लीन हो जाएगा, उसको पता नहीं रहेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। यह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए हुए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है, यहाँ तो हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा का और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेकारूप है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। ये जगत जैसे अनेक रूपों में बटा हुआ है, वैसे हमारा हृदय भी अनेक भावों से जुड़ा हुआ है। इस अनेक भावों का व्यापम और परिष्कार तभी समझा जाएगा जबकि इसका इन सब का प्रकट सामंजस्य जगत के विभिन्न रूपों, व्यापारों और तथ्यों के साथ हो जाए। इसी भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल तक करती है। तो ये जो निबंध है, इसकी भाषा जो है ये बहुत कठिन भाषा है। तो आपको इसको एक बार 2 बार पढ़ के उसको चीज़ों को ग्रहण करना है। अब आगे देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं, कि जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युग से परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों के सामने वह नर जीवन के आरंभ से ही शुद्ध होता है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। कि ये मनुष्य जो है आदिम युग से चला आ रहा है, और उन्हीं व्यापारों को वो फिर नए युग में उसका आरंभ हुआ है, नए युग के साथ। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भावों के विषय और आलम्बन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों में, व्यापारों में परिणित करना पड़ता है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते हैं, तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं होती है। अब ये कह रहे हैं कि जब आप कविता करेंगे तो आप अपने मूल से हटकर, मतलब जब आप इनर फीलिंग जब आपके अंदर आएगी, तो ही आप एक कविता का रूप प्रकट कर सकते हैं या कवि बन सकते हैं, ठीक है ना। या फिर ये कविता का निर्माण किसी के द्वारा, कवि के द्वारा हो सकता है। आगे देखते हैं क्या वो कहते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, कि जैसे वन है, पर्वत है, नदी है, नाले हैं, निर्झर कछार, चट्टाने, वृक्ष, ये सब जो हैं ये चीर और सहचर रूप में, मतलब ये वैसे के वैसे हैं। खेत है, हल है, झोपड़े हैं इत्यादि भी बहुत कुछ कम पुराने नहीं हैं, ये भी पहले से ही चले आ रहे हैं। इसी प्रकार पानी का बहना है, सूखे पत्तों का झड़ना है, बिजली का चमकना है, घटा का गिरना है, मतलब ये सारे जो नेचर से रिलेटेड है, ये सब क्या है, ये ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भावों के साथ प्राचीन साहचर्य होता है। ये सब आप देखते ही आ रहे हैं, तो आपका इन सब की चीज़ों के साथ तो अटैचमेंट रहेगा ही, सही ना। ऐसे आदि व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित है। मतलब मैंने बताया ना कि इन सबके साथ अटैचमेंट होगा। अतः इसके द्वारा जो हम करेंगे, जैसे फैक्ट्री है, गोडाउन है, स्टेशन है, इंजन है, हवाई जहाज है, ये जो वस्तुएं हैं, और जैसे हम कहीं पे जाके चेक काटते हैं, बैंक में जाके सर्वरण के लिए दस्तावेज बनाते हैं, और इंजन में कोयला झोंकने आदि व्यापारों द्वारा नहीं, ठीक है ना। ये मतलब ये बाहर से रिलेटेड ये सब बता रहे हैं। इसकी वाला जो पैरा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे देखते हैं।
अब जैसे यहाँ पर एक पूरा का पूरा छोटा सा सब चैप्टर ख़त्म हो रहा है, तो अब इसको अब इस कैसे एनालाइज करो कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो जब हम पहले पहले ले रहे हैं तो पहले पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने क्या देखा कि मनुष्य अपने भावों, तो पहली जो है कविता जो है, पहले पहले जो स्टार्टिंग है, पहली लाइन है, वो कैसे बोलेगा कि मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता है और कहीं लड़ता हुआ अंत तक चलता है। तो कविता का क्या है का पहली लाइन जो है भावों और विचारों से रिलेटेड है। फिर वो आगे बीच में वो क्या कहता है कि आत्मा की मुक्तावस्था रस ज्ञान दशा कहलाती है और हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो ये 2 पॉइंट हमने फर्स्ट पैरा में से लिए। फिर जो सेकंड पैरा है उसमें क्या कह रहा है, उसमें जो बोल रहा है कि कविता जो है वो मनुष्य के हृदय को स्वार्थ मंडलों से छुड़वाती है, संकुचित मंडल के ऊपर उठा कर ले जाती है। तो ये दूसरा पैरा है, दूसरा लाइन है। तो हमने यहाँ से इसको कनेक्ट किया। तो कभी भी वहाँ पे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आपकी पहली लाइन कौन सी थी, बाद की लाइन कौन सी थी। तो हमको जब पहली लाइन याद होगी और उसके बीच बीच की लाइन होगी तो हम वो क्वेश्चन को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे और क्वेश्चन की तुलना कर पाएंगे उसको कि ये कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब ये दूसरा पैरा आया है हमारे सामने, जो फर्स्ट इसका पॉइंट है सभ्यता के आवरण और कविता। अब ये क्या कह रहे हैं कि सभ्यता की वृद्धि के साथ जो जो मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते जाते हैं, त्यों त्यों उसके मूल में कुछ परिवर्तन होते जाते हैं। मतलब जैसे जैसे सभ्यता की वृद्धि होगी आपका मूल भी तो चेंज होगा, आप भी तो चेंज होंगे। भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और लक्ष्यों की स्थापना हो गई। अब जो हम भाव और लक्ष्य के लिए सोचते थे, अब उन लक्ष्यों में भी परिवर्तन आया है। वासनाजय मूल्य व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया है। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापार से मनुष्य घिरता गया है जिसके साथ उसके भावों का सीधा लगाव नहीं है। मतलब बहुत से ऐसे व्यापार है जिससे घिरता गया, उसका सीधा लगाव नहीं है। जैसे आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति की रक्षा करना था, और अब पीछे गाय बैल अन्न आदि की रक्षा आवश्यक है। अब पहले क्या करते थे, पहले आप अपने शरीर की रक्षा करते थे, किससे, जंगली जानवरों से। पर अब आप क्या कर रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं कि गाय बैल जो हमको दूध देते हैं। फिर अन्न की चिंता लगी रहती है मनुष्य को। यहाँ तक होते होते फिर धन मान और अधिकार आ गया कि इन सब की रक्षा कैसे की जाएगी, इन सब की चिंताओं को घेर लिया गया। मतलब जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती जा रही है आपके मायने, आपके जो एम है वो चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार क्रोध घृणा लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूपों से भिन्न होने लगे हैं। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे हैं, जैसे कीर्ति की लालसा। अब मनुष्य को इन सब से अधिक कीर्ति की लालसा है कि मैं अच्छा दिखूं, मैं मेरा मान हो जगत में। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूपराग कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप अरूपराग किसे कहते हैं, तब आप क्या कहेंगे कि भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे हैं, जैसे कीर्ति की लालसा। यहाँ इसको ऐसे भी कहोगे कि अपने मूल से भिन्न रूप जब धारण कर लेता है और कीर्ति की लालसा करने लग जाता है, तब ऐसे भावों को बौद्ध दर्शन में अरूपराग कहते हैं, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है लास्ट की 3 लाइन्स। आगे देखते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं कि भावों के विषय और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर भीतर बना है, ठीक है ना। भावों के विषय और में व्यापारों में जटिलता आने के बाद भी उनका जो संबंध है वो मूल विषय और मूल व्यापारों के भीतर ही बना है, व्यापार बराबर बना रहेगा। किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से, इसको इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की कि अगर किसी का कुटिल भाई है उसे संपत्ति से एकदम वंचित कर देता है, वकीलों की सलाह से नया दस्तावेज बना लेता है, और इसकी खबर पाकर वह व्यक्ति क्या क्रोध से नाच उठता है कि अरे मेरे को संपत्ति से हटा दिया इसने, अब देख मैं क्या करता हूँ।
प्रत्यक्ष व्यवहारिक दृष्टि से तो उसका क्रोध का विषय है। अब उसको गुस्सा तो आएगा इसी नेचुरल कि मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया। वह मात्र एक दस्तावेज है, कागज का टुकड़ा है, पर कागज के टुकड़े के भीतर वह देखता है कि उसे संतति का अन्न और वस्त्र नहीं मिलेगा, मतलब उसे संपत्ति ने खारिज कर दिया है। उसके क्रोध का तो ठिकाना ही नहीं है, वह तो कागज का टुकड़ा है, पर न उस पर लिखे हुए काले काले अक्षर हैं। ये काले कागज का जो टुकड़ा है और न उस पर लिखे हुए काले काले अक्षर हैं, पर ये सब क्या है, उसके क्रोध का एक कारण बन गया। ये तो सभ्यता का आवरण है, मतलब जैसे जैसे सभ्यता चेंज होती जाएगी ये हो। ठीक है ना। अब ये जैसे ये बता रहे हैं, इन्होंने एक और एग्जांपल लिया है कि जिस प्रकार एक कुत्ते के सामने कोई भोजन रखा हुआ होता है और दूसरा कुत्ता छीन जाता है, जितना गुस्सा उसको आता है वैसे ही उस व्यक्ति को आ रहा है जिसकी प्रॉपर्टी छीन ली गई है। तो दोनों का जो है गुस्सा वो सेम ही है, पर उनका क्या है, बस विषय चेंज है कि उससे संपत्ति ले ली और इनसे खाना ले लिया। तो ये दोनों क्या है, सभ्यता के बदलने का नाम है कि क्रोध आदि को ही अपना रूप बदलना पड़ता है। वह भी कुछ सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े लत्ते पहनकर समाज में आता है और जिसे मार पीट कर, छीन घसोड़ कर आदि भद्दे समझे जाने वाले व्यापारों का कुछ निराकरण होता है। लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं। अब आपको समझ में आ गया कि जैसे जैसे सभ्यता चेंज होती है ये मनुष्य भी चेंज होता गया है। इस पेरा का यही नियम है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आगे फिर ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रच्छन्न रूप है वो मर्म स्पर्शी नहीं हो सकता है। भाई अब जो सभ्यता का जो चेंजेस आए हैं वो मर्म स्पर्शी नहीं है। कैसे नहीं है? इसी प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। जो जो सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा कि मनुष्य के हृदय की प्रवृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पर्दों को हटाना पड़ेगा। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि अब जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती जाएगी तो मनुष्य के ऊपर जितने रूप डले हुए हैं अलग अलग तरह के, क्रोध, भय, लोभ, भाव, मनोविकार, इन सब को हटा के उसकी जो इनर फीलिंग है उसको लेके आना पड़ेगा। तो कवियों के लिए क्या हो गया, काम और जटिल हो गया है। पहले सत्युग था, लोग बहुत शांत थे, उनको गुस्सा ही नहीं आता था, आपस में प्रेम प्यार था। पर अब ऐसा नहीं है। जैसे जैसे सभ्यता चेंज हुई है सब कुछ चेंज होता गया है। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहे हैं कि यह स्पष्ट है कि जो जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों तो एक और कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी और दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। ठीक है ना। अब कवि के लिए कर्म कठिन हो जाएगा, वह कैसे करेगा? कविता की आवश्यकता तो बढ़ती जाएगी क्योंकि इतनी सारी नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं मनुष्य के अंदर, तो उन सबको हटाना और एक प्योरिटी में कविता को बनाना, प्योर बिल्कुल शुद्ध रूप में, तो वो बहुत कठिन रहेगा। ऊपर जिस खुद व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है, यदि क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा तो शोक के साथ उससे कहेगा, क्या कहेगा? भाई तुम यह सब किस लिए न कर रहे हो, कि भाई तुम यह सब इसलिए न कर रहे हो, इसलिए न कर रहे हो कि पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ, मैं बैठा सूखे चने चबाऊं। तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दुशाले ओढ़कर निकले और मेरे बच्चे रात को भी ठंड से कांपते रहे। अब अगर वो अपने भाई से कुछ ऐसी आवाज़ में कहे कि तुम पूरी प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हो, तुम अपने बेटों को तो अच्छा घर दे रहे हो, अच्छी सब ओढ़ना दे रहे हो उनको, और मेरे बच्चे रात में भी ठंड से कांपते रहे, ये ऐसा क्यों? यह हुआ प्राकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण। यह क्या है? प्राकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण। ठीक है ना। इससे सभ्यता के बहुत से आवरणों को हटाकर मूल गोचर सामने रख दिया, मतलब जो मूल है वो उसके सामने रख दिया है, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष कर दिया है, जिनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है। इस कारण भावों को उत्तेजित करने में अधिक संबंध है। अब आपसे जिसका सीधा सीधा लगा होता है, अगर आपको कुछ कह देता है, कुछ टेढ़ी सी बात, तो आपको कितना गुस्सा आ जाता है, आप उत्तेजित हो जाते हो। कोई बात जब इस रूप में आएगी तो काव्य के उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। अब एक कोटेशन बोलते हैं यहाँ पे कि तुमने हमें नुकसान पहुँचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया। इस वाक्य में रसात्मकता नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर ध्वनिकार ने कहा है, नहीं कवेरी नहीं कवेरीति मात्र
निर्वहरा, ये कोटेशन आप देख लेना, ये आ सकती है एग्ज़ाम में। देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहते हैं जाएं कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं और हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, तो ये छंदोबद्ध होकर भी काव्य पद के अधिकारी नहीं होंगे। सारांश है, मतलब इससे क्या समझा रहे हैं कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूप को जानना होगा, जो मूर्त और गोचर होंगे। मतलब हमको कुछ भी करके ना, हमें जो उसका रियलिटी उसको जानना ही पड़ेगा कि एग्जैक्टली है क्या। फिर यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा नहीं खड़ा होगा। अभी मैंने आपको बताया कि मूल, इंसान का मूल, भावों का मूल, मतलब सीधा का सीधा आपके इनर फीलिंग से रिलेटेड है। का जो सेकंड पैरा है, अभी ये देख लेते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि काव्य के अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता है, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का हो सकता है। रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है, इस कथन में कल्पना यदि कोई बिंब है तो वह तराजू लिए हुए बनिए की होगी कि बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, अधिकतर लोग सूखी रूखी रोटी खाते हैं, है ना। 1 रुपए का बहुत कम घी मिलता है, इसका मतलब ये कि रुपए वाले ही घी खा सकते हैं। ठीक है, अब हमने जो लास्ट वाले पैरा में पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा कि भाव से रिलेटेड जितनी भी थी, जो भी चीज़ें हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, वो सारे के सारे क्या थे कि भाव से रिलेटेड है। कि एक व्यक्ति से अगर प्रॉपर्टी छीन ले जाती है तो उसको गुस्सा कितना आता जाता है, कुत्ते के मुंह से रोटी कोई दूसरा कुत्ता ले जाता है तो क्या होता है। फिर वो बता रहे हैं कि इंसान का सभ्यता के साथ साथ विकास होता गया है, उसका क्रोध, लोभ, मोह भाव सब के सब बदल गए हैं, उसमें इन सब भावों की विविधता हो गई है, बहुत सा मतलब बढ़ गई है ये सब चीज़ें। तो उससे कविता करना भी एक तरह से कठिन कार्य हो गया है, कवि कर्म कठिन हो गया है। ठीक है ना। तो इसका ऐसे करके आप सार निकालोगे कि इसमें क्या कहा गया है, तो आप कर सकते हो। अब ये बोल रहे हैं कि कविता और सृष्टि व्यापार, अब हम इसको थोड़ा सा ही देखेंगे कि हृदय पर जब नित्य प्रभाव पड़ने लग जाते हैं तो व्यापारों की भावना को सामने लाकर कविता मनुष्य के अंतःप्रकृति में सामंजस्य घटित करते हुए उसके भावात्मक सत्ता के प्रकार का प्रसार करती है। अब जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि इस पेरा को आप देख लेना, नेक्स्ट पेरा पढ़ते हैं। यहाँ पे जो बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि काव्य दृष्टि कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्य तरह बाहर सृष्टि की ओर रहती है, और कहीं समस्त चराचर के। ये 3 चीज़ें बताइए कविता और सृष्टि व्यापार में। ठीक है, कि पहले हम नर क्षेत्र को लेते हैं। नर क्षेत्र में क्या होता है कि संसार के अधिकतर कविताएं इसी क्षेत्र के भीतर बनी हुई है। कौन से? नर क्षेत्र के भीतर। नरत्व की बाहर प्रवृत्ति और अंत प्रवृत्ति के नाना संबंधों को और पारस्परिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्य को मुक्तक और प्रबंधक अधिक प्रकार पाई जाती है। फिर वे बता रहे हैं कि जो प्राचीन महाकाव्य थे और जो खंड काव्य थे वो भी नर क्षेत्र में ही बने हुए थे। तो अगर आप पूछ सकते हैं कि महाकाव्य और खंड काव्य कौन से क्षेत्र में बनते हैं, तो नर क्षेत्र के भीतर ही बनते हैं। वाल्मीकि रामायण, इन सब के जो शुद्ध रूप है वो नर क्षेत्र के भीतर मिलते हैं। कवि की मुग्ध प्रवृत्ति जो है और बाह्य प्रकृति के रूप जाल में फंसी पाई जाती है। ठीक है, प्रबंध काव्यों का संबंध भी यही बात कही जा सकती है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? प्लीज़ शेयर एंड कमेंट।